नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैवित अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 20 का पार्ट 2 करेंगे। ये चैप्टर फ्रेंड्स आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। एजेंडे की बात करें तो इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। कैसे कैसे फाइनेंशियल सिस्टम हमारा डेवलप हुआ है, उसकी फ्रेंड्स बेसिकली 4 फेजेज हैं, जिसमें से 2 फेज हम फेज 1 और फेज 2 डिस्कस करेंगे। फेज 1 प्री इंडिपेंडेंस फेज, यानी कि 1947 से पहले क्या क्या हुआ है। फिर फेज 2 में पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी 1947 से लेकर के 1991 तक ही। क्यों? क्योंकि इसी समय जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म किए जाते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म इसी समय कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो देखिए, द फर्स्ट कमर्शियल बैंक सेटअप इन इंडिया वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन ईयर 1770, यानी कि पहला कमर्शियल बैंक जो हमारे देश में सेटअप किया गया था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम का था 1770 में। ठीक है, हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 में और ये बात हो रही है 1770 की। सिमिलरली द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू बी सेटअप इन इंडिया वाज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इन द ईयर 1906 एंड द कंपनी इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो पहला बैंक तो भाई 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बन जाता है, लेकिन पहली जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी होती है वो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि 1906 में आती है। ठीक है, और अभी भी वर्किंग है। जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, उनको 4 स्टेजेज में बांटा गया है। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट लिबरलाइजेशन, पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो प्री इंडिपेंडेंस यानी 1947 से पहले तक का, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी मिलने से लेकर के 1991 तक। 1991 तक क्यों? क्योंकि 1991 में ही इकोनॉमिक रिफॉर्म, LPG रिफॉर्म किए गए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसी को देखो यहाँ पर पोस्ट लिबरलाइजेशन कहा गया, यानी 1991 से लेकर के 2010 तक। 2010 तक क्यों? क्योंकि जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस फेस की गई थी, रिसेशन वगैरह 2008 में आया था, तो वही जो है। तो पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2010 से प्रेजेंट, बहुत तगड़ा रिसेशन हमने 2008 और 10 के दौर में फेस किया था, तो उसी की वजह से इसको अलग 4 फेजेज में बांटा। प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट लिबरलाइजेशन एंड पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो पहली फेज स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। फेज 1 है प्री इंडिपेंडेंस, यानी प्रायर टू 1947। 1947 से पहले की क्या स्थिति रही है। द रेमिनिसेंस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 4th सेंचुरी BC इन कौटिल्य अर्थशास्त्र व्हिच कंटेन्स रेफरेंस टू क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स। मतलब हमारे देश में अगर बैंकिंग की बात की जाए तो 4th सेंचुरी में ही हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, उस किताब में क्रेडिटर और लेंडर यानी कि उधार देने वाले, इन सब का चर्चा कर चुके हैं ये। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन 1770 इन कोलकाता मार्क द स्टार्टिंग ऑफ फॉर्मल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि 1770 में जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान इस्टेब्लिश होता है कलकत्ता में, तो वहीं से ही हमारे देश में फॉर्मल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत होती है। बाद में ये बैंक वैसे 1832 में बंद कर दिया गया, मतलब लगातार नहीं चला, लेकिन मतलब शुरुआत इसने कर दी थी। There were various banks that evolved after the Hindustan Bank, such as जनरल बैंक ऑफ इंडिया, अवध कमर्शियल बैंक। मैं टाइमलाइन नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई बैंक ऑफ हिंदुस्तान आता है 1770 में, जिससे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। फिर ये डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है 1832 में, और इसी मतलब बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद में काफ़ी सारे और बैंक सामने आते हैं, जैसे जनरल बैंक ऑफ इंडिया भी आता है, अवध कमर्शियल बैंक भी 1786 से 1791, और ये 1881 से 1958 तक अवध कमर्शियल बैंक वगैरह भी सामने निकल करके आते हैं। द अर्लीस्ट प्रीकर्सर ऑफ द प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेमली बैंक ऑफ कलकत्ता वाज इस्टेब्लिश इन 1806। यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत जब हुई थी तो सबसे पहले शुरू किया गया था बैंक ऑफ कलकत्ता, जो 1806 में इस्टेब्लिश किया गया। बाद में इसका नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया 1809 में। 3 साल बाद इसका नाम बदल दिया था बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद में बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे भी जो है इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं 1843 और 1863 में। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल 1809 में नाम पाता है, बैंक ऑफ मद्रास 1843 और बैंक ऑफ बॉम्बे
1963 में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। बाद में इन तीनों बैंकों को, ऑल दीज थ्री बैंक्स वर मर्ज इन 1921 टू बी फॉर्म्ड एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब ये तीनों बैंक आपस में मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है 1955 में। कब? 1955 में 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, तो ऑल दीज थ्री बैंक्स कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों को मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इसको सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट कर दिया गया इनटू कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इसको कन्वर्ट किया गया देश का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1 जुलाई 1955 में बनता है। मेरे ख्याल से 1969 में बाकी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, लेकिन पहला जो है पब्लिक सेक्टर बैंक 1955 में ही हमको मिल गया था। A few banks set up in the 19th century are existing even today, such as पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1894 में लाला लाजपत राय द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। 1894 में इस्टेब्लिश किया गया था और अभी भी जो है पंजाब नेशनल बैंक एग्जिस्टेंस में है। ड्यूरिंग दिस फेज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE वाज आल्सो इस्टेब्लिश इन 1875 एंड इट वाज एशियाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। सोचिए, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में इस्टेब्लिश कर दिया था और ये एशिया का पहला जो है स्टॉक एक्सचेंज होता है। कितनी तगड़ी अचीवमेंट अपने आप में ये है। ठीक है, उसके बाद में द प्री इंडिपेंडेंस फेज ड्यूरिंग 1920 वाज मार्क्ड बाय एक्सट्रीम टर्बुलेंस इन द फाइनेंशियल मार्केट व्हिच लेड टू द क्लोजिंग डाउन ऑफ अ नंबर ऑफ बैंक। तो प्री इंडिपेंडेंस की जो फेज थी 1920 के दौरान बहुत ज़्यादा उथल पुथल रही फाइनेंशियल मार्केट में, जिसकी वजह से बहुत सारे बैंक जो है बंद हो गए। दिस स्पर्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेटर। और जब ये बहुत सारे बैंक फेल कर गए, बंद हो गए, लोगों के पैसे नहीं लौटा पाए, तो वहीं पर ही नीड महसूस हुई कि अब हमें बैंकिंग रेगुलेटर की ज़रूरत है। और यहीं पर ही हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, द सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल बैंक, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, वो रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन 1935 में इस्टेब्लिश हो जाता है। ओके, द रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आल्सो ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग दिस फेज, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस फेज में ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का रेगुलेशन भी शुरू हो गया विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया रूल DIR ऑन 3 सितंबर 1939 व्हिच कोइंसाइड विद द कमेंसमेंट ऑफ द वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू की शुरुआत होती है 3 सितंबर 1939 को और उसी दिन ही हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का रेगुलेशन भी कर दिया जाता है। उसके लिए रूल आया था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1939। ठीक, उसके बाद में दीज ड्रेकोनियन या हार्श रेगुलेशंस वर सुपरसीडेड बाय इक्वली टफ लेजिस्लेशन इन 1947, जिसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा कहा गया। ओके, तो ये जो जो DIR आया था फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए, फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों को बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा जो है डिक्टेटर टाइप का इनका काम था। ठीक है, हार्श रूल्स रेगुलेशन थे और उतने ही टफ रूल्स रेगुलेशन 1947 में भी इस्टेब्लिश किए गए। कोई ईजी नहीं किया गया, कोई चीज़ों को आसान नहीं किया गया। द प्री इंडिपेंडेंस फेज वाज वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल साइज बैंक फेल्ड टू फंक्शन प्रॉपरली एंड वेर अनेबल टू गेन पीपल्स कॉन्फिडेंस। तो प्री इंडिपेंडेंस फेज में ज़्यादातर छोटे साइज के बैंक फेल कर गए और जनता का विश्वास जीतने में असफल रहे। पीपल वर मोर एसोसिएटेड विद द मनी लेंडर्स एंड अनरेगुलेटेड प्लेयर्स फॉर मीटिंग देयर सेविंग्स एंड बारोइंग नीड्स। और इस समय सेठ साहूकार महाजनों का दौर चल रहा है। अभी लोग जो है मनी लेंडर और अनरेगुलेटेड प्लेयर के साथ जाना पसंद करते हैं अपना पैसा जमा करने के लिए और उधार लेने के लिए भी। वो अभी बैंक पर उतना उनको भरोसा नहीं है। ठीक है, तो हियर इट इज़, हमने बात की कि फेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में तो पहला कमर्शियल बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1770 में इस्टेब्लिश किया जाता है। पहली इंश्योरेंस, जर्नल इंश्योरेंस, लाइफ की नहीं बात कर रहे हैं, पहली जर्नल इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश होती है कब? 1906 में। जो पहली LIC लाइफ इंश्योरेंस बनी थी 1956 में बनी थी। LIC 1956 में आता है। ठीक है, तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की एक पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी 1906 में इस्टेब्लिश होती है। उसके बाद जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है उसकी 4 फेजेज हैं। प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले अंग्रेजों के शासनकाल में। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर के 1991 तक, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं। पोस्ट लिबरलाइजेशन 1991 से लेकर के 2010 तक का। और पोस्ट
ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2010 से लेकर के आज तक का, ठीक है। फेज 1 में हमने बात की कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो बैंकिंग जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चौथी शताब्दी में ही इसके बारे में डिस्कशन किया जा चुका। तो यहाँ पर क्रेडिटर और लेंडर जैसे शब्दों का प्रयोग इस किताब में किया जा चुका है। देश में अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में होती है और यहीं से फॉर्मल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत होती है, लेकिन ये बैंक 1832 में बंद हो जाता है। इसी दौरान और भी बैंक सामने निकल कर के आते हैं, जैसे जनरल बैंक ऑफ इंडिया और अवध कमर्शियल बैंक वगैरह सामने आते हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3 बैंक हैं। पहला बैंक ऑफ कलकत्ता था, जिसको बैंक ऑफ बंगाल नाम कर दिया गया। बैंक ऑफ कोलकाता जो था 1806 में इस्टेब्लिश हुआ, 3 साल बाद उसका नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। दूसरा बैंक है बैंक ऑफ मद्रास, तीसरा बैंक है बैंक ऑफ बॉम्बे। तो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों बैंकों को मिलाकर के 1921 में एक नया बैंक बनाया गया, जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट करके देश का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा गया, 1 जुलाई 1955 को मिलता है, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल दिया गया और ये देश का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये बात भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। 19वीं शताब्दी में कुछ बैंक जो इस्टेब्लिश हुए वो अभी भी फंक्शनिंग में है। उनमें पंजाब नेशनल बैंक एग्जाम्पल है। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में इस्टेब्लिश होता है लाला लाजपत राय द्वारा और अभी भी फंक्शनिंग में है। इसी दौरान ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश होता है। अब देखो, हम बैंकिंग की भी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ में स्टॉक एक्सचेंज की भी बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस की भी बात कर रहे हैं। तो आप समझ रहे फाइनेंशियल सेक्टर की बात हो रही कि फाइनेंशियल सेक्टर में हो क्या क्या रहा है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी का बारे 1906 में आ रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब इस्टेब्लिश हो रहा है? 1875 में इस्टेब्लिश हुआ जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद इंपीरियल बैंक कब आ रहा है? पहला बैंक 1770 में आ रहा है। तो सब चीज़ें हम समझते हुए चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला जो है स्टॉक एक्सचेंज था, 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था। प्री इंडिपेंडेंस फेज में 1920 के दौरान बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट में अप डाउन रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे बैंक बंद हो गए पूरी तरह से। और जब बैंक बंद हो गए तो यहाँ पर जरूरत महसूस हुई कि हमें बैंकिंग रेगुलेटर की जरूरत है, क्योंकि बैंक अगर बंद हो गए, लोगों के पैसे नहीं लौटेंगे तो अफरा तफरी मचेगी। तो बैंकिंग रेगुलेटर यानी आरबीआई की आवश्यकता महसूस की गई और वहीं पर हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का भी रेगुलेशन यहीं पर शुरू हो जाता है। इसके लिए जो है डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 3 सितंबर 1939 को लाया जाता है, जो वर्ल्ड वार 2 के शुरू होने के दिन ही इस्टेब्लिश होता है। बाद में 1947 में भी और भी मतलब टफ रेगुलेशंस लाए जाते हैं। प्री इंडिपेंडेंस फेज की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे साइज के जो बैंक थे वो ज़्यादातर फेल कर गए, प्रॉपर चल नहीं पाए, लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने में असफल रहे, ठीक है। पीपल जो है जो थे वो बैंकों की जगह पर मनी लेंडर और जो है अनरेगुलेटेड प्लेयर के पास ज़्यादा जाना पसंद करते थे बैंकों के मुकाबले अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। फिर आती है सर फेज 2, जो कि है पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर के 1991 तक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया लॉन्च्ड अ स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ड्यूरिंग द पीरियड इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू इम्परेटिव ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने एक प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की। उसके तहत बहुत सारी मतलब डेवलपमेंट पे काम किया गया, जैसे सोशल डेवलपमेंट की बात की गई, कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करने की बात की गई। सब चीज़ें हर स्तर पर, समाज में, कृषि में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रिसिटी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ जाएगी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इन सब को जो है डेवलप करने के लिए प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत ये सारे प्रयास किए गए। इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस वाज इंसर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द स्कीम ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज इनिशिएटेड इन 1951 विद द लॉन्च ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, है ना, हिंदी में अगर बोलें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो थी, उसमें बात की जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ की विथ सोशल जस्टिस। यानी कि इकोनॉमी ग्रो करेगी लेकिन समाज में न्याय भी होना चाहिए। हम ग्रो तो करें, मतलब ऐसा नहीं कि हम अमीर होते जा रहे हैं लेकिन समाज में असमानताएं फैली हुई हैं, तो वो अच्छा नहीं है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ही इसको इनकलकेट किया गया, शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसी के तहत में प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत होती है 1951 में, जब पहला जो है पंचवर्षीय योजना लॉन्च करी जाती है। दिमाग में क्या रखा गया?
कि इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस होना चाहिए। दिस फेज कमेंस्ड विद द नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 1949 फॉलोड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। यानी कि जो हमारी सेकेंड फेज है पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसमें शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया 1949 में, और साथ ही साथ में फिर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ठीक है। 1 सितंबर 1956 को 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज वर नेशनलाइज टू फॉर्म द LIC। ठीक है। 1956 में 1 सितंबर 1956 को 25 कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को मिला करके लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC बनाई जाती है जो नेशनलाइज्ड है। ठीक है। व्हाइल द इकोनॉमी वाज कमिंग अंडर इंक्रीजिंग डिग्रीज ऑफ सोशलिज्म, बैंक फाइनेंस वाज स्टिल आउट ऑफ रीच ऑफ द मोस्ट पीपल। जो इकोनॉमी थी वो मतलब वहाँ पर इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ सोशलिज्म था, यानी कि इकोनॉमी के अगर हम देखें, इकोनॉमी में तो समाज का भला करने का जो काम था वो बहुत तेज़ी से चल रहा था, लेकिन जो बैंक का फाइनेंस था वो अभी भी जो है ज़्यादातर पॉपुलेशन की कवरेज से दूर था, लोगों की पकड़ से बैंक का फाइनेंस अभी भी दूर था। ठीक है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सामाजिक विकास हो रहा है लेकिन फाइनेंस नहीं पहुंच पा रहा था। इन एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग टाइट सोशल कंट्रोल ओवर द बैंकिंग सेक्टर, द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड द लार्जेस्ट 14 प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑन 19 जुलाई 1969। तो इसी कमी को महसूस करते हुए कि भाई आम जन तक हमारा फाइनेंस नहीं पहुंच पा रहा है, पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, उसी के तहत 14 प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाता है 19 जुलाई 1969 को। 1969 में 14 प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इन पर जो है टाइट सोशल कंट्रोल किया जा सके बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। ईच ऑफ दीज बैंक हैड डिपॉजिट ओवर 50 करोड़। और ये सारे के सारे बैंक जो थे इनके पास में डिपॉजिट कितना था? 50 करोड़ रुपए का था, जो ये 14 बैंक थे इनकी। ठीक। द सोशलाइज्ड बैंकिंग सेक्टर वाज इन लार्ज विद द नेशनलाइजेशन ऑफ 6 मोर बैंक्स ईच विद डिपॉजिट ऑफ 200 करोड़ ऑन 16 अप्रैल 1980। एक बार फिर से दोबारा जो है 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। 14 पहले किए गए, 6 बाद में, 20 बैंक हो गए। तो जो 6 बैंक किए गए इनके पास पूंजी थी 200 करोड़ की, और ये काम हुआ है 16 अप्रैल 1980 को। जो 14 बैंक थे, 14 प्राइवेट बैंक थे, उनका नेशनलाइजेशन किया गया 19 जुलाई 1969 को, और इनके पास जो पैसा था वो 50 करोड़ का डिपॉजिट था। ठीक है। तो 14 बैंक 50 करोड़ पर हुए थे, बाकी के 6 बैंक 200 करोड़ पर हुए थे। ये 1969 में हुए 14 बैंक, और 1980 में जाकर के बाकी के 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। और ये लिस्ट भी इन्होंने दे रखी है, JIB है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि भाई 1969 में किस बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। वो क्या करेंगे, 3 यहाँ से रखेंगे, 1 यहाँ से रख सकते, तो वी नीड टू स्टडी इट, ओके, पढ़ना जरूरी है। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये वो बैंक है 14 बैंक फ्रेंड जो 1969 में नेशनलाइज हुए थे। ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, देना बैंक। और इन्हीं नेशनलाइजेशन का नतीजा है कि आज ईश्वर की कृपा से हमारे पास में जो है सरकारी नौकरी है ना, तभी तो हम बैंकों में जॉब कर पा रहे हैं। तो ये 14 बैंक हो गए फ्रेंड्स हमारे जिनका अब इनमें से कुछ बैंक अब मौके पर नहीं होंगे क्योंकि मर्जर हो चुका है, लेकिन फिर भी जब 1969 में 14 बैंक जो है नेशनलाइज हुए तो ये थे। 6 बैंक हमारे जो 1980 में नेशनलाइज किए गए, उसमें आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये 6 बैंक थे जो 1980 में जो है नेशनलाइज किए गए। ये सारे जब बैंक नेशनलाइज हुए तो 50 करोड़ का डिपॉजिट था, और ये 6 बैंक जब किए गए तो इनके पास 200 करोड़ का डिपॉजिट था। ठीक है। तो बस इतनी बातें यहाँ पर समझनी थी। In the meanwhile, another measure which was taken by the government was setting up of General Insurance Company GIC in 1972 as a result of nationalization of 55 private general insurance companies and simultaneous formation of 4 public sector general insurance companies जिनके नाम है National Insurance Company Limited, the United India Insurance Company Limited, Oriental Insurance Company Limited and the New India Assurance Company Limited। ठीक है। तो इधर नेशनलाइजेशन हो रहा है, उधर जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC का स्थापना की जाती है सरकार द्वारा 1972 में। 55 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मिला करके ये GIC बनता है। तो 55 जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को
मिला करके GIC 1972 में इस्टेब्लिश की जाती है। और साथ ही साथ में 4 जो है पब्लिक सेक्टर की 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां बनती हैं। GIC की सब्सिडरी थी, बाद में ये कंपनी का रूप ले लेती हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, तो ये सभी के सभी इसमें शामिल थी। अ मेजर स्टेप टेकन ड्यूरिंग दिस फेज वाज सेटिंग अप ऑफ RRB। इसी दौरान यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस सेकंड फेज में ही रीजनल रूरल बैंक 1975 में इस्टेब्लिश किए जाते हैं, RRB इस्टेब्लिश करी जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें 1947 से लेकर के 1991 तक की, है ना। तो देखिए 1975 में RRB इस्टेब्लिश हो जाता है। दिस फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम वाज आल्सो मार्क्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इसी दौरान ही डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। उसमें IFCI था, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1948, मार्क द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग इन इंडिया। यानी कि सबसे पहले 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI 1948 में इस्टेब्लिश किया जाता है और इसी के साथ में डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है। द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग कंसिस्टेड ऑफ बोथ ऑल इंडिया एज वेल एज स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट बैंकिंग जो आई हमारी, उसमें इंडिया लेवल के भी बहुत सारे इस्टेब्लिश किए गए जो है कॉरपोरेशन और स्टेट लेवल के भी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करे जाते हैं। अंडर द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 एज काउंटर पार्ट ऑफ द IFCI एट द स्टेट लेवल, रीजनल इंस्टीट्यूशंस स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर ऑर्गेनाइज्ड टू असिस्ट द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। क्या बता रहे हैं सर? ये बता रहे हैं कि हुआ क्या, जैसे नेशनल स्तर पर IFCI इस्टेब्लिश किया गया था, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसी तरीके से राज्य स्तर पर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की इस्टेब्लिशमेंट करी गई है। इस राज्य स्तर पर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको असिस्ट किया जा सके। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICICI यहीं पर इस्टेब्लिश होता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम ही था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्री को ही क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट में मदद करना था। 1955 में इस्टेब्लिश होता है। रिप्रेजेंट ए लैंडमार्क इन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग इन इंडिया एज इट वाज पायनियर इन मैनी रिस्पेक्ट लाइक अंडर राइटिंग ऑफ इशूज ऑफ कैपिटल, चैनलाइजेशन ऑफ द फॉरेन करेंसी लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू प्राइवेट इंडस्ट्री एटसेट्रा। मतलब कहने का ये हुआ कि 1955 में फ्रेंड्स ICICI की स्थापना कर दी जाती है और ये डेवलपमेंट बैंकिंग में एक बढ़िया जो है काम बन करके आता है, क्योंकि ये कैपिटल इशू करने में अंडरराइटर का काम करता है और फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी में लोन वगैरह लेने में वर्ल्ड बैंक वगैरह से ये मदद करता है। ठीक है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेटिंग अप ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट फॉस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इम्पोर्टेंट रोल था वो क्या था कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करे जिन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद की। दीज वर इंस्टीट्यूशन दैट हैड बीन हाइव्ड ऑफ फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ RBI। इन्होंने कहा कि ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुए फ्रेंड, ये क्या थे, पहले जो है RBI के डिफरेंट डिपार्टमेंट हुआ करते थे जो उन्हीं से हट करके एक इंस्टीट्यूट का रूप ले चुके हैं। ठीक है। तो RBI ने क्या किया, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए जिन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत मदद की। तो जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बने, ये जो है पहले RBI के डिफरेंट डिपार्टमेंट होते थे, उन्हीं से आज़ाद होकर के, उन्हीं से अलग होकर के एक नया इंस्टीट्यूट का रूप लिया। जैसे इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश किए गए IDBI, ठीक है, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब जैसे नाबार्ड पहले एक डिपार्टमेंट में वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता था RBI में, उसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ही कट करके नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। एग्जिम बैंक सेम वही बात, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों 1982 में, यानी नाबार्ड और एग्जिम बैंक 1982 में सेटअप होते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक सेटअप होता है 1988 में। सिड भी इस्टेब्लिश होता है आपका 1990 में। तो ये फ्रेंड्स कभी न कभी जो है वहाँ पर एक डिपार्टमेंट हुआ करते थे और बाद में जो है पूरा का पूरा फुल फ्लेज एक इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं। इन द एरना ऑफ म्यूचुअल फंड्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप वाज सेटिंग अप ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन 1963 बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट।
म्यूचुअल फंड की दुनिया में जो काम लिया गया उसमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई को 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब आप सोचो कि 1963 से 1963 से म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट हमारे देश में है, और अब जाकर के कहीं ना कहीं देश जो है म्यूचुअल फंड सही है का प्रचार देख देख करके बावला हुआ पड़ा है ना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स जो है 1963 से है। अब मेरे ख्याल से आप भी चाहे 1000 ही रुपए की सिप चलाते होंगे, लगभग हर कोई जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुका है। इट वाज सेटअप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फंक्शन अंडर द रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यूटीआई जो है आरबीआई ने इस्टेब्लिश किया और उसी के रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये फंक्शन करता रहा। ठीक है। In 1978, UTI was de-linked from RBI and Industrial Development Bank of India (IDBI) took over the regulatory and administrative control in place of RBI। बाद में 1978 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया RBI से हट जाता है और अब इसका टेक ओवर IDBI द्वारा किया जाता है। इसका लुक आफ्टर कौन करता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI द्वारा किया जाता है। पहली स्कीम जो UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा म्यूचुअल फंड की जो पहली स्कीम लाई गई थी उसका नाम था यूनिट स्कीम 1964। पहली स्कीम यूनिट स्कीम के नाम से आई और वो 1964 में लाई गई थी। इट वाज इन 1960 दैट द फेलियर ऑफ लक्ष्मी बैंक एंड सब्सिक्वेंट फेलियर ऑफ पलाई सेंट्रल बैंक व्हिच कैटलाइज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया। ठीक है, यानी कि 1960 में लक्ष्मी बैंक फेल हो गया और फिर पलाई सेंट्रल बैंक भी फेल हो जाता है, जिसकी वजह से ये ज़रूरत महसूस की गई कि जो भी जनता पैसा जमा कर रही है, डिपॉजिट जो कर रही है, उसका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और उसी के तहत जो है फ्रेंड्स DICGC जो होता है वो इस्टेब्लिश होता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बिल लाया जाता है। रिसीव्ड एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन दिसंबर 7, 1961 एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कमेंस्ड फंक्शनिंग ऑन जनवरी 1, 1962 प्रोवाइडिंग एन इंश्योरेंस कवर ऑफ 1 लाख फॉर एवरी डिपॉजिट कस्टमर, जो कि अब 5 लाख हो चुका है। DICGC की स्थापना यहीं पर की जाती है। ध्यान रखें 1 जनवरी 1962 से डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अपना काम शुरू कर देता है। जनता के हर खातेदार के 5 लाख रुपए सेव होते हैं। पहले 1 लाख होता था, अब जो है 5 लाख रुपए तक सेव किए जाते हैं। ठीक है। इट वाज ड्यूरिंग दिस फेज इन 1986 दैट BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट लॉन्च्ड इक्विटी इंडेक्स द सेंसेक्स which was built up of top 100 shares based on the market capitalization। 1986 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहला इक्विटी इंडेक्स जिसे सेंसेक्स कहा जाता है उसे लॉन्च किया गया। आज भी हम देखते हैं ना सेंसेक्स कितना है पॉइंट पे, निफ्टी देखते हैं, सेंसेक्स देखते हैं, तो लाइक दैट। तो इसमें टॉप 100 जो शेयर थे देश के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, उनके आधार पर ये सेंसेक्स कैलकुलेट किया था, जिसे इक्विटी इंडेक्स कहा गया। ठीक है ना। तो बस इतनी बात जो है फेज 2 में हमें डिस्कस करनी थी। ओके तो हमने फ्रेंड्स देखिए फेज 2 में हमने देखा 1947 से लेकर के पोस्ट इंडिपेंडेंस, फेज 2 जिसे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कहा गया, 1947 से 1991 में। तो जब देश आज़ाद हुआ तो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत कई तरीके के डेवलपमेंट की सरकार ने कोशिश करी, जिसमें आपका सोशल डेवलपमेंट हो गया, जिसमें आपका कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है। और साथ ही साथ में जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर के भी डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई। उसके बाद में जो हमारा संविधान है उसमें बात कही गई है कि इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस होना चाहिए। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर्याप्त नहीं है। प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत जो कि 1951 में इनिशिएट किया गया और फर्स्ट पंचवर्षीय योजना यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लॉन्च हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में इस फेज में नेशनलाइजेशन किया गया 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, RBI का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1949 में नेशनलाइज होता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI 1955 में नेशनलाइज कर दिया जाता है। और यहीं पर ही LIC बनता है। 1 सितंबर 1956 को 245 प्राइवेट कंपनियों को मर्ज करके LIC बनाई जाती है नेशनलाइज करके। कब? 1 सितंबर 1956 को। ठीक है। उसके बाद में जो हमारी इकोनॉमी थी वहाँ सोशलिज्म बहुत बढ़ रहा था, समाज का भला हो रहा था, लेकिन जो बैंक का फाइनेंस था वो आम जन तक पहुँच नहीं पा रहा था। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किया 14 बैंकों का। 19 जुलाई 1969 को 14 प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, जिनके पास डिपॉजिट 50 करोड़ रुपए का था। बाद में सरकार ने इसी सरकार जनता तक फंड और पहुंच सके उसके लिए 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, जिनके पास 200 करोड़ का डिपॉजिट था। ये काम 16 अप्रैल 1980 को किया गया। फिर हमारी लिस्ट दी गई कि 1969 में और 1980 में
ये 14 बैंक कौन थे और ये 6 बैंक कौन थे जिनका नेशनलाइजेशन है। तो 14 बैंक में इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और देना बैंक। ये थे 14 बैंक हमारे। और जो 1980 में 6 बैंक हुए थे, आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और बैंक ऑफ इंडिया। ये जो 14 बैंक थे इनकी डिपॉजिट 50 करोड़ की थी। ये जो 6 बैंक हैं इनका 200 करोड़ डिपॉजिट था। ठीक है, उसके बाद में इसी दौरान 55 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मर्ज करके जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जीआईसी 1972 में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। और उसके बाद में 4 पब्लिक सेक्टर की जो है इंश्योरेंस कंपनियां हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये 4 जो है प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियां भी सामने आती हैं। 1975 में आरआरबी का भी इस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है। रीजनल रूरल बैंक 1975 में इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश होने लगते हैं, जिसके तहत सबसे पहला जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन था इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFSCI 1948 में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। उसके बाद में स्टेट लेवल पर भी जो है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की भी इस्टेब्लिशमेंट करी जाती है। उसके बाद में ICICI का इस्टेब्लिशमेंट 1955 में किया जाता है, जो कि काम आता है मतलब अंडर राइटिंग ऑफ इशू ऑफ कैपिटल, यानी कि जो शेयर मार्केट में जो शेयर वगैरह इशू करते हैं उसके काम में आता है। वर्ल्ड बैंक वगैरह से फॉरेन करेंसी में लोन वगैरह लेने में ये मदद करता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट किया जिन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया। और अगर देखा जाए तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये पहले RBI के डिपार्टमेंट होते, उन्हीं से टूट करके एक इंस्टीट्यूशन का रूप ले चुके हैं, जिसमें IDBI है, नाबार्ड है, एग्जिम बैंक है, NHB है, SIDBI है, ये सारे आते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर बात की जाए तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963 में इस्टेब्लिश होता है, पार्लियामेंट द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया जाता है। RBI इसका रेगुलेटर था और यही रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखता था। 1978 में, देखिए 1963 में इस्टेब्लिश होता है, 1978 में इसको जो है डीलिंग कर दिया गया RBI से और इसका कंट्रोल IDBI बैंक के पास दे दिया गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के पास में। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा जो पहली स्कीम लॉन्च की गई तो उसका नाम था यूनिट स्कीम, 1964 में ये लॉन्च की गई थी। 1960 में लक्ष्मी बैंक फेल हो जाता है, फिर पलाई सेंट्रल बैंक फेल हो जाता है। तब ये महसूस होता है कि जो जनता है उसका पैसा इंश्योर्ड होना चाहिए, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम की यहाँ पर बात की जाती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बिल जो है पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, जिसको प्रेसिडेंट द्वारा 7 दिसंबर 1961 को हाँ कर दिया जाता है और डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश कर देता है 1 जनवरी 1962 को। ये डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 1 जनवरी 1962 रहेगी। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1962 में इस्टेब्लिश कर दिया था और ये हर एक डिपॉजिटर के 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। पहले 1 लाख था, बाद में ये 5 लाख कर दिया गया। सेंसेक्स भी लॉन्च किया जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 1986 में। और सेंसेक्स में क्या आता है, टॉप 100 जो शेयर थे मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनके आधार पर ये इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो बस ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या क्या हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर में, महत्वपूर्ण बातें हमने लगभग यहाँ पर कवर कर ली हैं। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।